यूक्रेन के दो शहरों पर इस बीच रूसी बमबारी भी हुई है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ वॉर जोन में हमले भी जारी हैं। रूसी अटैक में 13 लोग घायल हुए हैं, कीव में 2, खार्किव में 11 घायल हुए हैं। यूक्रेन का आरोप सिविलियंस पर अटैक किया गया है और अबू धाबी में बातचीत के बीच ये हमला किया गया है। हमले के बाद कैसा मंजर था, कैसी तस्वीरें थी, वो आप देख सकते हैं। तो रूस ने किया है बड़ा हमला। और कीव में ड्रोन और मिसाइल से अटैक जारी है। ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमलों के लिए। ऊर्जा ठिकानों को रशिया ने निशाना बनाया है। कई रिहायशी इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। शाही ड्रोन से भी रूस ने अटैक किया है। खास तौर पर यहां ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस बीच खबर यह कि रूस ने फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया और इससे हमला किया है। कोस्तांतिनोवका में यह बम गिराया है। रूसी हमले में इलाके में भारी तबाही हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं उस इलाके की जहां पर फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और यह कहा जा रहा है कि भारी तबाही इस हमले के बाद से यहां पर हुई है। तो खार्किव पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। 15 हमलों से यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर दहल उठा है। हमले के बाद कई इलाकों में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, धमाकों की आवाज, एक के बाद एक धमाके, और इसका असर कि पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ है। और खार्किव पर हमले की नई तस्वीर भी सामने आई। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से अटैक की तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। तो जिस इमारत पर हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई है। रिहायशी इमारत पर हमला हुआ और हमले के बाद इस बिल्डिंग में आग लग गई। इधर खार्किव में सिविलियन की कार पर अटैक हुआ है। हमले में 2 लोगों की मौत तो कई घायल बताए जा रहे हैं। कोजाचा, लोपान, रुस्का, लोजावा इलाके में हमला हुआ है। तो ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सिविलियन की कार पर अटैक की ये तस्वीरें हैं। 2 लोगों की हमले में मौत हो गई तो कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो 3 बड़ी तस्वीरें और खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जहां हमले के बाद कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। रिहायशी इमारतों पर भी निशाना साधा गया, अटैक किए गए हैं और बिल्डिंग में इसके बाद आग भी लग गई है। इसके अलावा खार्किव में सिविलियन कार पर भी अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, जिसके बाद खार्किव दहला हुआ है। एक साथ 15 हमले यहां पर हुए हैं, जिसके बाद ब्लैकआउट छा गया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक किया गया, मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और रिहायशी इलाकों में आग भी लग गई। भीषण तबाही की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, अबू धाबी में बातचीत हो रही है। सवाल यह है कि रूस ने क्या खार्किव पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है? पहले कहां कब्जा था, जरा कुछ मानचित्र के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल यही है कि क्या नियंत्रण हासिल कर लिया है रूस ने उन इलाकों पर जहां पर बातचीत जिसको लेकर पहले से ही चल रही थी। सबसे पहले आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच ये पूरा डोनबास का एरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन है। अब सवाल ये है कि पहले कहां कब्जा था और अब कहां नियंत्रण है। ये देखिए, ये क्रीमिया भी है। अब क्रीमिया पर तो नियंत्रण था ही, डोनबास का मैक्सिमम इलाका रूस के कब्जे में जा चुका था। खार्किव को लेकर, खेरसोन को लेकर चर्चा चली रही थी। मनीष, जरा एक बार आइएगा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मनीष के जरिए भी कि पहले और अब में क्या सिचुएशन। हम थोड़ा सा आपको बता भी रहे हैं मैप के जरिए। हम ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये इन इलाकों पर एक तरीके से डिस्टर्बेंस यूक्रेन लगातार पैदा कर रहा था, लेकिन रूस की तरफ से बहुत अंदर की तरफ रूस का नियंत्रण तो था ही। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अपना कब्जा किया था। अब वो चाहता है कि अमेरिका भी उसकी मान्यता दे दे। तो इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से प्रपोजल है कि ठीक है, चूंकि क्रीमिया तो लंबे समय से अब उनके पास है, कि हम मान्यता देने को तैयार है। अब बात आती है इन चारों राज्यों की। इन चारों राज्यों में देखिए, ये जो लुहांस्क का एरिया आप देख रहे हैं, लुहांस्क में लगभग 90% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है। वहीं डोनेट्स्क के इलाके में देखें तो ये लगभग में बस इतना सा हिस्सा बचा हुआ है, वरना पूरा डोनेट्स्क रूस के कब्जे में है। और ये लगभग में 15 से 20% का इलाका आप कह सकते हैं, जहां पर कोस्तांतिनोवका में अभी लड़ाई चल रही है। वहीं अगर आप देखें खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, तो खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में जो अभी मैंने हाल का दौरा किया था,
तो 70 to 80% इलाका ज़पोरिजिया में रूस के कब्जे में है, 20% इलाका ज़पोरिजिया में बचा हुआ है, और नीपर नदी के इस पार खेरसोन का इलाका है। इससे पहले रूसी सेना यहां भी होती थी, लेकिन टैक्टिकल विड्रॉल के तहत अक्टूबर 2022 में उनको पीछे आना पड़ा था। तो ये सिचुएशन अभी है। तो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल है कि आप डोनेट्स्क लुहांस्क को रख लो, खेरसोन और ज़पोरिजिया में जो जहां पर है वो वहीं पर बना रहे। यानी मनीष, इस पूरे पैच को अगर देखें तो यूक्रेन की तरफ से जो बॉर्डर साइड का एरिया था, जो टच पॉइंट्स थे, सिर्फ वहां पर ही यूक्रेन का थोड़ा बहुत नियंत्रण है या था, बस यही कह सकते हैं। मुझे लगता है मनीष यहाँ पर बात डोनबास की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो यूक्रेन का अभिन्न अंग है और जेलेंस्की की तरफ से भी लगातार कहा गया है कि वो कुछ भी हो जाए डोनबास को नहीं छोड़ने वाले हैं, और उस पर नजर लगातार पुतिन की भी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं। और अब क्या दांव खेला जा रहा है, खार्किव पर भी कब्जा है, ये बात साफ कर दी गई है। यहां बताया गया है कि एक एक कर इलाकों में कब्जे किए जा रहे हैं। चाहे बात खार्किव की करें तो 29 मील दूर यहां पर सिमिन निफ्का है, जहां पर भी लगातार कब्जा हो रहा है, और हमले की तस्वीरें भी यहां से सामने आ रही है। तो मनीष, जिस तरीके से हम यहां पर बातचीत कर रहे थे, खार्किव से 29 मील दूर ये महत्वपूर्ण इलाका है, यहां पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो साफ है कि पुतिन अपनी तरफ से रणनीति तैयार कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, बातचीत का पूरा मसला ही इन इलाकों पर टोटल सरेंडर को लेकर फंसा हुआ था। बातचीत चल रही है अबू धाबी में, और सवाल यह है कि क्या इस पर अग्रीमेंट बनेगा। तो कंटिन्यू बातचीत चल रही है। पहले दिन की बातचीत के बाद आज दूसरा दिन है। पहले दिन अग्रीमेंट नहीं बना, सहमति नहीं बनी, और अब दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है ये पूरा विषय। और डोनबास को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तो था ही। आपको याद होगा कि डोनबास को लेकर रूस ने शर्त रखी, यूक्रेन ने उसको ना कहा। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई बातचीत हो पाती है। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स भी मौजूद रहेंगे इस बातचीत में। तो जो बैठकें हो रही हैं, जिस पर बयान दिया गया है, इस बैठक में कौन कौन शामिल है ये भी समझ लेते हैं। अमेरिका, यूक्रेन, रशिया। इस बैठक के दौरान स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे। इसके अलावा रुस्तम उमेरोव, एडमिरल इगोर कोस्तिकोव, जेरेड कुशनर, उनकी तरफ से भी अपनी मौजूदगी बात रखी गई, रिप्रेजेंटेशन दिया गया। किरिलो बुदानोव की बात करें, वो भी मौजूद रहे। किरिल दिमित्रिएव, उनकी तरफ से भी पहले कई बार बयान आ चुके हैं युद्ध को लेकर। और जॉश ग्रुनबॉम भी मौजूद रहे। डेविड की मौजूदगी रही। जनरल डेनियर ड्रिस्कॉल भी मौजूद रहे। तो सरगेई भी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा जनरल अलेक्स ग्रीनकेविच भी मौजूद रहे और जनरल आंद्री हनातोव भी मौजूद रहे। लेकिन खास बात क्या है, यूएस प्रपोजल के आधार पर बैठक हुई है। यूएई में 3 पक्षीय बातचीत रही। पहले पुतिन विटकॉफ की मीटिंग हुई, फिर बातचीत के दौरान यूक्रेन पर बड़ा हमला भी हुआ। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी ओर हमले की खबरें सामने आ रही थी। और जो आपको हमने लिस्ट दिखाई कि बैठक में कौन कौन शामिल है, उसमें आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि रूस की लिस्ट छोटी है। ये इसलिए है, जो खबर आ रही है, जो जानकारी की रूस ने अभी अपने जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है या मेंबर्स हैं, उनको उनका नाम रिवील नहीं किया, इसलिए वो संख्या कम लग रही। लेकिन ऐसा नहीं है, फुल स्ट्रेंथ के साथ रूस भी बातचीत कर रहा है। और देखिए, अबू धाबी में वार्ता पर क्रेमलिन का बयान आया है। बातचीत में रूसी सैन्य कमांडर शामिल हैं और बातचीत में शामिल अफसरों के नाम नहीं बताएंगे। जरूरत पड़ी तो दूसरे दिन बातचीत होगी, ये क्रेमलिन ने कह ही दिया है। और देखिए, दूसरा दिन भी बातचीत का है, तो एक संकेत तो दिख रहा है कि कोशिश करके बातचीत के जरिए इस मामले को सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है, और रूस भी इसमें काफी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि किसी नतीजे तक क्या यह बातचीत पहुंचेगी। तो देखिए, अबू धाबी में रूस यूएस यूक्रेन की बैठक चल रही है। शांति का क्या रास्ता निकल पाएगा, सबसे अहम सवाल तो यही है। रूस की डिमांड क्या है, ये जरा देखिए। सबसे पहले जो डोनबास का क्षेत्र है, वो उस पर पूरा नियंत्रण चाहता है रूस। डोनबास को पहले ही वो एक तरीके स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर चुका था। यूक्रेन डोनबास पर कब्जा छोड़ दे, ये सीधे तौर पर रूस कह रहा है। किसी भी तरीके का क्लेम यूक्रेन छोड़ दे, और डोनेट्स्क का 20% हिस्सा, जिस पर अभी एक तरीके से यूक्रेन का इन्फ्लुएंस है, वो हिस्सा भी
छोड़ दे यूक्रेन। यूक्रेन की मांग क्या है? डोनबास से रूसी सेना हटे, ये बहुत बड़ी डिमांड है। और क्रीमिया पर भी यूक्रेन का कब्जा हो जाए, ये भी यूक्रेन कह रहा है। शांति वार्ता के लिए रूस पीछे हटे, यानी कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े, इसके लिए रूस को पीछे हटना होगा। इसमें ट्रंप का प्लान कहां है? तो यूक्रेन डोनबास पर कब्जा छोड़ दे, वही भाषा जो पुतिन की भाषा है। यूक्रेन को $800 अरब का पैकेज दिया जाएगा इस विड्रॉल के बदले में, और फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रपोजल भी ट्रंप की तरफ से दिया गया है यूक्रेन को। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं प्रपोजल में। सिवाज सर, कुल मिलाकर बात यह है कि पुरानी शर्तों पर बातचीत की, नई टेबल पर वही लोग बैठे हैं। कुछ होगा क्या? हाँ देखो रवि, मुझे लगता है कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पहली ट्राइलेटरल मीटिंग है और जो यूक्रेन और रूस के जो ऑफिशियल्स हैं वो आमने सामने पहली बार बैठ रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि जो डिमांड है रूस की तरफ से और जो यूक्रेन की तरफ से डिमांड है उसमें काफ़ी अंतर है, और कहीं ना कहीं समझौता अगर होता है तो बातचीत कोई बीच में आएगी। अगर आप रूस की डिमांड को देखें तो वो कहते हैं पूरा डॉनबास का इलाका है, जिसके अंदर डॉन्स्टक और लुहांस्क एरिया है, जो कि ऑलमोस्ट 80% एरिया अभी रूस जीत चुका है, 20% अभी भी वो यूक्रेन के काबू में है। वो चाहता है कि पूरा यूक्रेन उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका विचार ये है कि ये इलाका जो है रशियन स्पीकिंग है और ये ट्रेडिशनली रूस के नज़दीक ही रहा है। दूसरी बात, जापोरिजिया खरासन की बात आती है तो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी जैसे है सिचुएशन उस पर ही फ्रीज हो जाए, वहाँ बफर जोन बने। और तीसरा ये क्रीमिया है उसको भी रेगुलाइज किया जाए, माना जाए, जो कि 2014 में ले लिया था रूस ने, एक प्रकार रूस का हिस्सा हो। अब जो बात आती है यूक्रेन की, उसके अंदर तीन चीजें हैं। यूक्रेन एक तो चाहता है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मिले उसको, जैसे आर्टिकल 5 नेटो का है। दूसरा वो ये कहता है कि जो इलाका डोनबास का है वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। ये अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो बोलते हैं वो उनके हाथ में नहीं है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जो अगर बफर जोन बनाया जाता है तो उसकी शर्तें जो हैं वो मजबूत बने, नहीं तो कल को रूस फिर हमला कर सकता है। तो कह के रवि मैं यही कहूंगा, ये एक अच्छी पहल है जहां पर पहली बार रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल मिल रहे हैं। बात से ही कुछ बात निकलेगी और कोई ना कोई बातचीत से हल निकलेगा। लगता ऐसा है कि अमेरिका का काफी प्रेशर है यूक्रेन पे, वो कहीं ना कहीं बातों को मानने के लिए तैयार है। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर है। अबू धाबी में वार्ता पर जर्मनी को भरोसा नहीं है, ये जर्मनी की तरफ से साफ कर दिया गया है। रूस अपनी मांगे नहीं छोड़ेगा। जर्मनी ने कहा है मॉस्को डोनबास से यूक्रेनी सेना की वापसी चाहता है। डोनबास पर मॉस्को की डिमांड से संदेह है और इस वजह से इस बैठक पर हो रही बातचीत पर नहीं है भरोसा। तो अबू धाबी में बैठक चल रही है, लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, अब तक क्या बातचीत का नतीजा निकला है? तीनों देशों के बीच ट्राइलेटरल बातचीत हुई है। रूस ने यूक्रेन से डोनबास छोड़ने को कहा है, पहले की मांग दोहराई है। यूक्रेन ने डोनबास छोड़ने से इनकार कर दिया। रूस और यूक्रेन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला है? पहले दिन की बैठक बेनतीजा रही, शांति वार्ता पर समझौता नहीं हुआ। बैठक का आज दूसरा दिन है, आज भी चर्चा होगी। डोनबास पर कब्जे को लेकर चर्चा जारी रहेगी और $800 बिलियन वाले प्रपोजल पर चर्चा होगी। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी मंथन किया जाएगा इस दौरान। और मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत की जा रही है, $800 बिलियन वाली बात 2025 में भी हुई थी, एक बार फिर से इस बात को दोहराया जा रहा है, यानी कि मांगे वही हैं, शर्तें वही हैं, पुतिन भी अड़े हुए हैं और जेलेंस्की भी। तो नतीजा क्या होगा? ये आपने बहुत सही कहा। देखिए, सीधी सी बात है कि सब अपनी अपनी मांग पर बने हुए हैं और वैसी स्थिति में फिर नतीजा तो वही निकलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से कुछ खास हासिल होगा नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बीच में समय मिल रहा है और रूस तेजी के साथ ग्राउंड पर अपनी सिचुएशन को और अधिक इंप्रूव कर रहा है। वरना देखिए, जो कब्जा रूस के पास है वो तो वो उसे वापस देने से रहा। जेलेंस्की आज की तारीख में पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो टेरिटरी वो रूस को दे दें। और रही बात है अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपने तरफ से एक ऑफर दे दिया। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो सीरियस है इस बातचीत को से निपटाने के लिए। बस एक अंतर ये हुआ है कि ग्रीनलैंड की वजह से यूरोपीय देशों का जो यूक्रेन को इतना समर्थन
समर्थन था। फिलहाल यूरोपीय देश चुप हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले हम खुद अपना घर बचा लें, ग्रीनलैंड बचा लें, तब तो हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। और इसी मौके का लाभ अमेरिका और रूस लेना चाहते हैं। अब देखते हैं कि यूक्रेन कितने हद तक से रेसिस्ट कर सकता है। मनीष, और एक खास बात तो यह भी है कि इस बीच नेटो की कमजोर होती स्थिति ने भी पुतिन का विश्वास बढ़ाया होगा कि वो मैक्सिमम बार्गेन टेबल पे कर सकते हैं, और वो दिख भी रहा है। और देखिए, बातचीत के बीच क्रेमलिन का बड़ा बयान आया, यूक्रेन डोनबास से सेना हटाए। जैसा कि हम कह भी रहे थे कि बहुत ही टफ बार्गेनिंग चल रही है रूस की तरफ से, वॉर खत्म होने के लिए सेना हटानी होगी, ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। और इस बातचीत की जो सबसे अहम और ऐसा लग रहा है इतने दिनों में कि इकलौती सबसे बड़ी शर्त ही यही है कि डोनबास के एरिया पर यूक्रेन को रूस का आधिकारिक नियंत्रण मानना ही होगा, और तभी शायद इस युद्ध के रुकने की कोई सूरत बनती दिखाई देगी। तो देखिए, डोनबास पर कब्जा जरूरी क्यों है ये भी हम देख लेते हैं जरा कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से। डोनबास में डोनेस्क और लुहांस्क दो प्रांत हैं, जैसा कि हमने मानचित्र के जरिए भी दिखाया। इनको संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है। डोनेस्क और लुहांस्क या लुगांस्क में कोयले का भंडार काफी है, और इस वजह से अमेरिका की भी नजर है इस पर। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस इसे कहा जाता है। काफी रिच मिनरल्स हैं यहां पर, नदियों नहरों के माध्यम से, अजोव से भी ये जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा इलाका उपजाऊ कृषि भूमि और समृद्ध खनिज भंडार यहां पर हैं, इसलिए इसकी अहमियत काफी है। रूस भी इस बात को बहुत अच्छी से समझता है। यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र के तौर पर इसकी पहचान भी रही है। और डोनबास पर पुतिन का प्लान क्या है, तो यूक्रेन का अस्तित्व ही रूस को नामंजूर है यहां पर, यानी कि यूक्रेन यहां पर होगा ही नहीं। और यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों को वो अपना मानते हैं, यानी कि यहां पर जो लोग रहते हैं उनको वो रूसी नागरिक या रूसी के तौर पे ही देखते हैं। कीव में रूसियों के नरसंहार का आरोप लगाया था, और उसके बाद से ही लगातार रूस आक्रामक रहा है। डोनबास में सबसे ज्यादा यूक्रेन का रूसी हिंसा, यानी कि यूक्रेन पर यह आरोप लगा है कि रशियंस को निशाना बनाया गया। डोनबास में सबसे ज्यादा रूसी भाषी लोग भी रहते हैं, तो अगर भाषा या एक तरीके से जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वहां भी रूस का प्रभुत्व दिखाई देता है। 2014 से कब्जे के लिए पुतिन ने अभियान चलाया था क्रीमिया, और उसके बाद ये डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क। निनाद सर, अब सवाल ये है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रूस चाहता है कि भाई यूक्रेन यहां से निकले, लेकिन एक और चीज तो है कि यहां पर एक बफर जोन भी तो मिलेगा रूस को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली ये तीनों बेनिफिट्स रूस को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं डोनबास में। ऐसे में भला कैसे छोड़े रूस इस डोनबास एरिया को? देखिए, इसका समाधान जो बातें चल रही हैं अबू धाबी में, वहां से नहीं आएगा। युद्ध के मैदान से समाधान निकलते हैं। युद्ध के मैदान में समाधान मोर और लेस निकल गया है। डोनबास वापस नहीं जाने वाला यूक्रेन के पास, ये बात एक पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आज मानती है यूक्रेन, कल मानती है या परसों मानती है, यूक्रेन के ऊपर है। कितनी लड़ाई उसकी क्षमता है लड़ाई करने की, उसके ऊपर है। मुझको लगता है कि रशिया के पास एक और एडवांटेज है कि जब नेटो ही सुरक्षित नहीं है तो किसी भी सिक्योरिटी गारंटी का कुछ खास मतलब नहीं रहेगा यूक्रेन के लिए। यूरोप हाँ चाहता है कि वो उठे और यूक्रेन को अपनी तरफ से बिना अमेरिका के सिक्योरिटी गारंटी ले। वो सिक्योरिटी गारंटी बहुत ज़्यादा चलने नहीं वाली है। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब होता है सैनिकों को आसपास रखना, सैनिकों की क्षमता बढ़ाना, पैसा खर्चना। इस वक्त यूरोप के पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए रशिया के पास ये भी फायदा है कि अगर कोई डील होती है तो कोई सिक्योरिटी गारंटी का ज़्यादा मतलब नहीं होगा। पर एक और स्टिकिंग पॉइंट है, रशिया के $300 बिलियन के रिजर्व इन लोगों ने फ्रीज किए हुए हैं, यूरोप और अमेरिका ने। जब तक उनको अनफ्रीज नहीं करते मेरे को लगता नहीं रशिया मानेगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह बातचीत हुई, प्रेशर में हुई, पर इस बातचीत का नतीजा नहीं निकलने वाला। बिल्कुल निनाद सर, ठीक कहा आपने। और मानना होता जेलेंस्की को तो वो पहले ही मान जाते और कब तक नतीजा इसका निकल चुका होता। मनीष, जिस तरीके से बातचीत हो रही है कई शर्तों को लेकर, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डोनबास का ही है, जिसको लेकर अभी मैंने सवाल भी आपसे किया था। डोनबास यूक्रेन का अभिन्न हिस्सा है, जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं। कई इसके फायदे हैं, इस वजह से ना ही पुतिन पीछे हटना चाहते हैं और ना ही जेलेंस्की। लेकिन इस पर समाधान निकलेगा तो कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि डोनबास यूक्रेन का अंग था, अब बचा नहीं है। 2022 के बाद से वो रूस का हिस्सा बन चुका है।
मैं आपको खुद बताऊं कि तकरीबन डोनबास के लगभग आधे से अधिक इलाके में मैं खुद विजिट करके आया। वहां पर लोगों के पास आज की तारीख में रूसी पासपोर्ट हैं और उन पासपोर्ट के जरिए डोनबास के वो लोग मॉस्को तक आते जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आज की तारीख में यूक्रेन को छोड़ दीजिए, पूरी नाटो सेना भी अगर डोनबास को वापस लेने के लिए आएगी तब भी कई साल जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो रूस से ले पाएंगे। ये स्थिति रूस की बन चुकी है। तो अगर रूस का इतना डोमिनेंस वहां पर है तो वो बातचीत के टेबल पे किसी भी हालत में देगा नहीं, बल्कि वहां पर तो वो अपना कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि जेलेंस्की पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते ये एक्सेप्ट करना कि हाँ हमने ये सब कुछ गवा दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में उन चारों राज्यों में अभी रूसी सेना काफी मजबूत स्थिति में है। हाँ, डोनबास का जो छोटा सा इलाका बचा है जहां पर अभी भी यूक्रेन के सैनिक हैं, उसे अमेरिका कह रहा है तुम खाली कर दो, वो रूस को दे दो। मुझे लगता है कि वो थोड़ा इरेशनल बात है जो अमेरिकी प्रपोजल में है, रूस के पक्ष में है, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा। हाँ, हम और आप जब बात कर रहे हैं तब कॉन्स्टेंटिनोवका के इलाके में लगातार जंग चल रही है, तो एक नया सिटी ये होगा जो आने वाले कुछ दिनों में रूसी सेना के कब्जे में होगा। बिल्कुल, यानी कि रूस का नियंत्रण तो इन इलाकों में बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि इनसे अब आगे भी बढ़ रहा है। उस पर हम आगे भी बात करेंगे। और देखिए, यूक्रेन में $800 बिलियन का निवेश होगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन करेंगे निवेश। 2040 तक निवेश के लिए प्लान तैयार है। तो ये उन शर्तों में से एक है, $800 अरब के निवेश का। क्या ये निवेश का प्लान इतना मजबूत या इतना प्रॉफिटेबल है यूक्रेन के लिए, जिससे वो अपनी जमीन जो है रूस को ऑफिशियली सौंप दे? देखिए, यूक्रेन में $800 अरब का निवेश होगा। क्या है जानकारी? तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर यह प्लान बनाया है। $800 अरब का पब्लिक प्राइवेट फंड जुटाने की योजना है। अगले 10 साल में जुटाई जाएगी यूक्रेन के लिए फंडिंग। प्लान क्या है? तो फंड का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। यूक्रेन को यूरोप के लेवल का मॉडर्न देश बनाना, यह उद्देश्य होगा। कीव में $100 अरब के निवेश की योजना है। मकसद है भविष्य में यूक्रेन को ईयू का सदस्य बनाना, यूक्रेन को निवेश डेस्टिनेशन के रूप में पेश करना। तो ये सारे टारगेट्स हैं इस फंडिंग के को लेकर। सिवा सर, एक तरफ तो पैसा और दूसरी तरफ जमीन, क्या यूक्रेन चुनेगा? और मैं इसमें एक छोटा सा सवाल यह भी आपसे करना चाहता हूं, अगर जमीन देनी ही है तो क्या ऐसा होगा कि डोनबास को यूक्रेन छोड़े, लेकिन डोनबास से नीचे नीपर नदी के पास का जो एरिया है वो रूस वहां से पूरी तरह से विड्रॉ करे? क्या ये किसी तरह की शर्त हो सकती है जिसको रूस एक्सेप्ट करे? क्योंकि रूस की मौजूदगी 70% ही सही, 80% ही सही वहां भी है। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो रवि आप इशारा जिस तरफ कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि डोनबास का जो इलाका है वो रशियन स्पीकिंग है, वो रशिया के साथ ही रहा है ज़्यादातर, और वहाँ पर इंसर्जेंसी चली हुई थी। अगर आप 4 साल पहले लड़ाई देखें तो 3-4 दिन में ही ये इलाका जीत लिया था, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो रूस की तरफ हैं। तो ये सच्चाई है। अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो डोनबास का जो इलाका है वो यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा रूस के लिए। और जो बात इसकी नहीं हो रही जो इलाका उसने जीत लिया, बात हो रही है जो 15% इलाका डोनबास का रह रखा है वो भी यूक्रेन रूस को दे दे। मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि अगर ये होता है तो फिर अगला स्टेप होगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो रूस और इलाका जीतता रहेगा, यूक्रेन तो वापस तो ले नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जापोरोजिया और खारासोन में कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है बफर जोन के ऊपर। $800 बिलियन की जो बात हो रही है, कैसे ये एक प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर से कलेक्ट करके, मुझे लगता है कि अगर ये प्लान है और पैसा इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़ी एम्बिशियस प्लान है। अगर ये होती है तो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेंगी, पोर्ट बनेंगे, और $100 बिलियन की में लगा एक अच्छी प्लान है। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन, और सर क्या यही इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गारंटी भी है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक प्लान ऐसा है कि वर्केबल है। यूक्रेन को अब अड़ना नहीं चाहिए, यूक्रेन को ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। डोनबास उसके पास 80% इलाका है नहीं, 20% का इलाका भी दे के शांति ले, क्योंकि यूक्रेन
आने वाले समय में इलाका वापस नहीं ले सकता रूस से। रूस धीरे धीरे इलाका और जीतता जा रहा है। इट इज एडवांटेज टू रशिया, नॉट टू यूक्रेन। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये प्लान दी गई है ये वर्केबल है अगर यूक्रेन और जो बाकी नाटो कंट्री माने इसको, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा। बात पे या फिर अपनी शर्तों पर अड़े रहेंगे तो फिर तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। लौटूंगी सर आपके पास। यूरोप पर ज़ेलेंस्की भड़के हैं। दावोस में ज़ेलेंस्की ने आलोचना की है। ईयू की सभी सदस्य मदद नहीं कर रहे, ये कहा गया है। यूरोप की रणनीति भटकी हुई रणनीति है, ये भी ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। तो यूएई में शांति वार्ता चल रही है। यूरोप पर यूक्रेन भड़का हुआ है, जिसको लेकर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया। लेकिन क्या कहा? यूरोप की अपनी सुरक्षा ही दांव पर है। यूरोप की रणनीति भटकी हुई दिख रही है। रूस को लेकर यूरोप में राजनीतिक मतभेद है। यूरोप की प्रतिक्रिया धीमी है और बिखरी हुई भी है। यूएस की तरह साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। बयान का मकसद क्या है, क्या है मायने? यूएई बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना, अमेरिका से सैन्य मदद मिलती रहे, यूक्रेन के हालात मजबूत दिखाना भी मकसद। और असर क्या होगा? यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ेगी। अमेरिका पर यूक्रेन की निर्भरता भी इसी के साथ बढ़ जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की यूरोप से क्यों निराश हैं, क्योंकि बिना अमेरिका के रूस के सामने यूरोप टिक नहीं पाएगा। और यूरोप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप को निराश कर दिया है। तकनीक के मामले में रूस के पास अपना सैटेलाइट है, जबकि यूरोप अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में मारक क्षमता की बात करें तो रूस के अपनी उन्नत मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम हैं, जबकि यूरोपीय देश अमेरिका पर निर्भर हैं। बात एयर पावर की करें तो यूरोपीय देशों के पास भी उन्नत एयरक्राफ्ट है, लेकिन रूस उनसे भी घातक प्लेन और ड्रोन्स अपने बेड़े में रखता है। और अगर बात लॉजिस्टिक्स की करें तो यूरोप गोला बारूद के लिए अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है, जबकि रूस किसी पर निर्भर नहीं है। यही नहीं, इंटेलिजेंस के मोर्चे पर यूरोपीय देश अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हैं, जबकि रूस के एजेंट्स पूरे यूरोप में एक्टिव हैं। तो यह तुलना थी निनाद सर, एक कंपैरिजन तो हमने ड्रॉ कर दिया। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि अगर रूस से सीधे यूरोप टकराता है बिना अमेरिका के, तो उसके लिए मौजूदा वक्त में तो यह बहुत ही चैलेंजिंग है। क्या यूरोपीय देशों को अब विड्रॉल मोड में जाने का समय आ गया है रूस के साथ टकराव के हर मोर्चे पर? और दूसरा यह कि अमेरिका पर निर्भरता का युग खत्म हो गया है, अब उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि हम दुनिया में कहां खड़े हैं। यूरोप इतनी आसानी से यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। कॉस्ट बढ़ रही है, पर यूरोप को एक तरह से मैं कहूँ तो उनके ऊपर खून सवार है कि रूस को हम दबा के रखें, और ये जो पैसा हम खर्च रहे हैं इससे रूस का एक हाथ उसके बंधा हुआ रहेगा। तो ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो कन्वेंशनल वॉर जीत सके यूरोप से। जब यूक्रेन से 4 साल में नहीं जीत पाया, वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाएगा। ये हमने याद रखना चाहिए कि कोल्ड वॉर में उल्टा था। जब शीत युद्ध चलता था तो रशिया के पास एडवांटेज होता था टैंक का, मिसाइल का, आर्मी के नंबर्स का, और यूरोप के पास कम होते थे टैंक, मिसाइल वगैरह, तो वो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज करने के सोचते थे। अब ये जो सिक्का है उलट गया है। तो जितना यूरोप उकसाएगा यूक्रेन को रशिया के खिलाफ, उतना मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वॉर के तक का खतरा बढ़ता जाएगा। तो यूरोप को एक कदम या तो पीछे लेना पड़ेगा, या हम एक बहुत खतरनाक करार पे। मैं सर एक एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछता हूं। एक खुला युद्ध अगर हो जाए यूरोप और रूस में आज के बीच में, एक एग्जाम्पल के साथ आपने कहा कि यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा की जाए, क्या सिनेरियो देखते हैं अगर एक खुला युद्ध हो ही जाए? तो खुला युद्ध अगर होता है तो मैं 3 सिनेरियो देखता हूं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर हम देखें तो जर्मनी और इंग्लैंड के पास टोटल सिर्फ 1.5 लाख सैनिक हैं। 1.5 लाख या 2 लाख सैनिक हैं जो लड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं थ्रस्ट, जिसको कहते हैं जैसे भाले की नोक, तो उनको तो संभाल लेगा रूस। पर उसके बाद जो रिजर्व्स हैं और बाकी के यूरोप के कंट्रीज हैं, उनके एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल हैं, रूस हर रोज हारता जाएगा टेरिटरी, और एक लाल रेखा, रेड लाइन है होगी रूस की, जहां वो आपका कमेंट इस पर, आपका कमेंट, जहां वो कहेगा न्यूक्लियर करेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि पुतिन ने ये बात कही थी कि यूक्रेन में तो हम सर्जिकल किस्म का युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जंग यूरोप के साथ हुई तो बातचीत के लिए कोई बचेगा नहीं।
मतलब साफ तौर पर है कि युद्ध के पहले ही हफ्ते में रूस परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा। हमेशा याद रखिए, यूक्रेन के साथ रूस को आज भी मोहब्बत है, लेकिन यूरोप के साथ कोई रियायत नहीं देगा। बिल्कुल मनीष, और ऐसे हालात बनते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यूरोप में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एक बात तो साफ है। हालांकि ट्रंप ने दावोस से दावा किया है कि वो शांति प्रक्रिया फिर शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई है।